Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS Major Test 7 and it was held on 30th March 2025. Let's start with first question of physical chemistry, and question number 46 is the first question of physical chemistry. The standard reduction potential values of some p block ions are given below. Predict the one with the strongest oxidizing capacity. आपको पता है बच्चे कि ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ये हुआ कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। तो जिसका एसआरपी जितना ज़्यादा होगा वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमने देखना होगा कि किसका एसआरपी सबसे ज़्यादा है। तो इन सबों में सबसे ज़्यादा एसआरपी हमको दिख रहा है भाई फोर्थ ऑप्शन का, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का Pb+4। Pb+4 से +2 आसानी से जाना चाहेगा, वो रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। एक रिएक्शन दिया है A2 + B2 goes to 2AB। एक मैकेनिज्म उसका दिया हुआ है, ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है। अब जानते हैं कि ऑर्डर निकालने के लिए स्लोएस्ट स्टेप से हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान के उसका रेट लॉ लिखते हैं। तो R कैन बी रिटन एज K2 जो इसका रेट कांस्टेंट है और मल्टीप्लाइड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई B2 की कॉन्सेंट्रेशन हो जाना है। अब आपको पता है कि भाई इसमें A अननोन है क्योंकि वो नेट रिएक्शन में नहीं है, तो A को हमें निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं और उसका हम Kc लिख लेते हैं, दैट इज K1 बाई K अंडरस्कोर -1 या -1 जो भी आप पढ़ें इसको। ये होगा A का पावर 2, A 2 बार है, डिवाइडेड बाई A2। तो हमें समझ में आता है कि भाई यहां से A स्क्वायर की वैल्यू हो जाती, A स्क्वायर की वैल्यू हो जाती K1 K का -1 और मल्टीप्लाइड बाई A2। और अगर हम A स्क्वायर का पावर हटाएं तो इन सब का पावर 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर इधर रख दें तो R कैन बी रिटन एज K1 K -1 और इसका पावर हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई K2 और A2 का पावर हो जाना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई B2। चलिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो ये सब मिलके कांस्टेंट हो जाना है और ये पावर हाफ, ये पावर 1, तो 1.5 हमें समझ में आता है इसका ऑर्डर। तो आंसर फर्स्ट कर देते हैं। ओवरऑल ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो वो बस हमने जोड़ देना है और आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, आपने जरूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 50 के बाद। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद बच्चे 51 है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.5 मोलर H2SO4 इज मिक्स्ड विद 500 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.2 मोलर NaOH। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो बस आपको मिली इक्विवेलेंस ऑफ वाटर समझना है। मिली इक्विवेलेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है भाई? तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 2.5 into 2 that is 500 और मिली इक्विवेलेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज 500 मिलीलीटर बट इट इज 0.2 मोलर n फैक्टर 1। तो ये वैल्यू हो गई 100। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ वाटर कितना बना भाई? मिली इक्विवेलेंस ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज एक्चुअली 100 मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन तो 100 का ही होना है। तो डेल्टा H पर इक्विवेलेंट के लिए 57.33 होता है, 57.123 जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो दिया हो, जैसे इसमें 57.1 यूज किया हम वो यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई और मिली इक्विवेलेंस ऑफ वाटर जो बना है वो 100 है। तो 100 और इक्विवेलेंट करने के लिए 10 का पावर -3 कर दिया, ये 0.1 हो गई वैल्यू, तो ये -5.73 और इसके आसपास आंसर है फोर्थ। तो हमने इसको फोर्थ करना है। तो 51 भी एक अच्छा क्वेश्चन था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक का।
11th क्लास। आसान क्वेश्चन, ये भी आपने सही किया होगा। -57.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद बोर्ड पे आप देखें 53 है बच्चे। फॉर सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच रिएक्शन इज 50 किलोजूल पर मोल एट 450 केल्विन, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन फॉर विच रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर। डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया बनेगी, आपको पता है। तो पहले तो हम वो टेम्परेचर पता करते हैं जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है। तो T इक्विलिब्रियम विल बी डेल्टा H बाई डेल्टा S। ये T इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो डेल्टा S एट इक्विलिब्रियम विल बी 50,000 और डिवाइडेड बाई T इक्विलिब्रियम इज 450। तो ये वैल्यू आ जानी है, 0 0 कैंसल हो जाएगा, तो ये कुछ 111 पॉइंट समथिंग 1 आ जानी है जूल में पर केल्विन। अगर इतनी वैल्यू होगी तो इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा, डेल्टा जी 0 होगा। मतलब डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 111.1 जूल पर केल्विन पर मोल, तब जाके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा। क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव है, तो इसको डोमिनेटिंग होना होगा, टेम्परेचर ज्यादा होना होगा। तो आंसर सेकंड करेंगे। बावजूद इसके कि सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आई वो 111 आई, फिर भी हम उससे ज्यादा इसलिए कह रहे हैं कि उस टेम्परेचर पे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो ये भी एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था, आपने जरूर सही किया होगा। 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर गिवन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। आपको पता है कि कंबशन का डेटा हो तो रिएक्टेंट की सारी बॉन्ड, रिएक्टेंट की एंथैल्पीज कंबशन की जोड़ के प्रोडक्ट की हटा देते हैं, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाती है। ये रिएक्शन वो चाहता है साइक्लोहेक्सीन प्लस हाइड्रोजन गोज टू साइक्लोहेक्सीन, और कह रहा है कि इस क्रम में जो एंथैल्पी चेंज है वो बताइए हमको क्या है। तो हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू दिया है कंबशन की एंथैल्पी साइक्लोहेक्सीन की -35 एंड फॉर हाइड्रोजन इट इज -50। तो ये हो गया हमारा इधर, और माइनस ऑफ -25 विल बी द हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये -35 -50 इज -85 और +25 -60 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे कर सकते थे आप, आसान सा क्वेश्चन है। इंथैल्पीज ऑफ कंबशन का डेटा हो तो आप रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट हटाते हैं, नहीं तो हेस लॉ से भी कर सकते थे। ये सबसे आसान तरीका था, ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। आप देखिए बोर्ड पे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, and carbon is this much percent, 24.27%, hydrogen 4.07%, chlorine is 71.65%, empirical formula। NCERT का प्रॉब्लम है ये, CH and Cl परसेंटेज लाइक 24.27 डिवाइड बाई 12, हम मोल कन्वर्ट कर रहे हैं, 4.07 डिवाइड बाई 1 and it is 71.65 divided by 35.5। This value is approx 2, this value is approx 4 and this is approx 2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हम करें तो 242 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 121, तो CH2Cl विल बी द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आंसर करते हैं फोर्थ। आपको पता है कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन करना होता है, आपने इसको 2 किया, 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज द सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट सिंपल होल नंबर रेशियो, और आपको पता है कि ये रेशियो 1:2:1 आ जाएगा। तो प्रोसीजर आपको आता है, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आप सब लोगों से सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 63 देखें आप बोर्ड पे। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन फॉर विच रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज K per second and 310 is 2 K per second will be nearly okay। मतलब 300 से 310 करते हैं तो K से 2K हो जाता है, डबल हो जाता है। आपके पास रिलेशन है बच्चे, log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R
1/T1 1/T2 ये सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। ये 2k/k बोले तो log 2 कह रहा है क्वेश्चन, ये वो चाहता है कैलकुलेट कराना 2.303 इंटू 8.314, आंसर किलो जूल में है तो 10 का पावर -3 भी कर दिया, और ये 300 माइनस 310 कह रहा है T1 माइनस T2। तो ये सॉल्व करते हैं तो ये कम्स आउट टू बी log 2 इज 0.3, तो 0.3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 300 इंटू 310 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 10। ये सॉल्व करते हैं अगर आप तो आपको आंसर मिल जाता है सॉल्व करके 53.58 किलो जूल। तो कैलकुलेशन है एक जो इसमें टाइम लग जाए, इसी कैलकुलेशन को करने में आपको टाइम लगेगा, थोड़ा न्यूमेरिकली लेंदी कह सकते हैं इस प्रॉब्लम को, बाकी कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं था। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आरएनएस इक्वेशन यूज करना था और ये आप कर सकते थे। टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, और जो टाइम लगेगा इसको देना होगा, फिजिकल केमिस्ट्री की ये डिमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 63 के बाद। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद है बच्चे 67। Consider the following statement: the half cell reaction taking place at anode of Daniell cell is zinc ion plus 2 electron. Very right. Daniell cell कहते हैं बच्चे जिंक कॉपर वाले सेल को, तो एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, सही बात। Salt bridge provides electric contact between two solution without allowing them to mix with each other. ये भी सही लग रहा है। सॉल्ट ब्रिज अगर हम हटा दें तो इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाएगा, सर्किट टूट जाएगा। By convention, a negative E0 value means that the redox couple is weaker reducing agent than H positive H2 couple. ये कह रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट, ये गड़बड़ स्टेटमेंट है। नेगेटिव E0 वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वो H पॉजिटिव H2 कपल से वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब वो रिड्यूस होना नहीं चाहता, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढना था, तो सी ओनली करते हैं, फोर्थ आंसर। बाकी दोनों सही सही स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट आपको सर्च करना था। तो ये भी 67 होप आपने सही किया हो, अच्छा क्वेश्चन था। 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखें आप बोर्ड पे। Consider the given plots of vapor pressure versus temperature. Which among the following option is correct graphical representation showing delta TF? मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, it should be TF, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट चूंकि लिखा है, काफी वेल नोन टर्म है तो सबको पता है, it will be delta TF only। तो इनमें से सही ग्राफ आपको पता है बच्चे की वेपर प्रेशर कर्व में अगर हम ड्रॉ करें तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहां सॉल्यूशन ऊपर सॉल्वेंट नीचे पक्का गलत है, सॉल्यूशन ऊपर सॉल्वेंट नीचे गलत है, सॉल्यूशन ऊपर सॉल्वेंट, ये 3 गलत, पक्का ये सही है क्योंकि सॉल्वेंट ऊपर सॉल्यूशन नीचे और ये फ्रोजन है, तो आंसर विल बी थर्ड। हाँ, फ्रोजन सॉल्यूशन इज मीनिंगलेस चीज, फ्रोजन सॉल्वेंट होना है, लेकिन अगर फ्रोजन सॉल्यूशन भी है तो उसमें सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है। सॉल्यूशन अगर फ्रीज हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाला, तो बेसिकली उसमें फ्रीज क्या हुआ है, सॉल्वेंट ओनली। सॉल्यूट तो पहले से ही सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड चीज होता है तो वो फ्रोजन रहता है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी थर्ड। सिंपल है, बस आप ग्राफ देख के बता सकते थे वेपर प्रेशर किसका कम होता है। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 73 देखें आप बोर्ड पे। 73 है, फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3Cl2 इनिशियल मोल इज x, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, p इज टोटल प्रेशर, PCl3P। आपको पता है बच्चे की अगर हम PCl5 का डिकम्पोजिशन लिखें तो PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2 लिखें, तो ये अगर x है तो ये 0 0 है, और ये x1 माइनस अल्फा है तो ये x अल्फा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी x1 प्लस अल्फा। तो अगर मैं चाहिए मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अगर लिखना चाहूं मैं PCl3, तो इट विल बी x अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल्स x1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर P।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P PCl3 डॉट P का पावर -1, इस P को नीचे ले लिया तो x कैंसल, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा विल बी द आंसर। तो थर्ड आंसर हमने टिक करना चाहिए। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। वैसे एडवाइस ये है कि इनिशियल मोल ना भी लेते तब भी तो हो ही जाता, मतलब चूंकि क्वेश्चन में x लिखा हुआ था तो मैंने आपको समझने के लिए x लिख दिया। हम 1 से शुरू करते तब भी ये काम कर पाते, क्योंकि इनिशियल मोल लिखें ना मोल लिखें वो तो रेशियो में डिवाइड हो ही जाना है अगर टोटल मोल से डिवाइड करेंगे तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर 1 मोल डिफाइन होता है तो 1 लेके भी कर सकते थे। 73 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखें आप बोर्ड पे। FeCl3 solution on reaction with K4 FeCN6 in aqueous solution gives blue color। ओके, SPM से सेपरेटेड है, ऑस्मोसिस तो किधर होगा ब्लू कलर फॉर्मेशन। कह रहा है कि जब ये दो सॉल्ट आपस में रिएक्ट करेंगे तो ब्लू कलर होगा। क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे? पहले तो इनका मिलना जरूरी है, और SPM तो सॉल्यूट को अलाउ ही नहीं करता, बस सॉल्वेंट को अलाउ करता है, तो कोई ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। आंसर विल बी फोर्थ। भाई सॉल्यूट का मिलना जरूरी है और सॉल्यूट मिल नहीं जा रहा, SPM अलाउ करेगा बस और बस वाटर को, सॉल्वेंट को भी वाटर है इधर इसलिए वाटर बोला। 74 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप बोर्ड पे, दैट इज 77। 77 इज व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 37 डिग्री सेल्सियस वेयर Kw इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 का पावर -14। आपको पता है बच्चे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में pH जो होता है या pOH जो होता है ये बराबर होता है pKw बाई 2 के। तो हम लोग pKw पता कर लेते हैं, तो pKw विल बी माइनस लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10 का पावर -14। तो ये हो जाएगा 14 माइनस लॉग 5/2, 14 माइनस ये 0.7 और ये 0.3 तो 0.4, ये हो गया 13.6। 13.6 का आधा कर देते हैं तो इट विल बी 16.8। तो हमें समझ में आता है कि pH जो होगा बच्चे वो हाफ ऑफ दैट हो जाएगा, हाफ ऑफ pKw एंड दैट इज 6.8। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल वाटर का pH जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, आपको पता है। टेम्परेचर बढ़ने से न्यूट्रलिटी का पोजीशन इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि Kw की वैल्यू बदल जाएगी, तो Kw चेंज हो गया तो न्यूट्रलिटी का पोजीशन बदल जाएगा। तो ये भी आपने किया होगा। 77 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है बोर्ड पे, देखिए आप। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सही बात। टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का बच्चे वो बराबर होता है 0.693 ऑफ 1/K। तो इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होता, ये सही बात है। द रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ 1। ओके, R इज इक्वल टू K, A का पावर 1। तो ये भी सही है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो आंसर शुड बी सेकंड ओनली। दोनों सही बट नॉट एक्सप्लेनेशन। 78 का आंसर सेकंड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखें आप। 85 है बच्चे, a buffer solution with a higher concentration of the acid component will have a lower pH than a buffer with a higher concentration of conjugate base। आपको पता है बच्चे, चाहे हम कोई भी एक बफर लिख लें, अगर हम एसिडिक बफर लिखें तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट इज कॉन्जुगेट पार्ट A नेगेटिव डिवाइड बाई HA। अगर कह रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड कंपोनेंट अगर ये ज्यादा हुआ इससे, तो ये वैल्यू जो होगी ये फ्रैक्शन हो जाएगी, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो pH कम हो जाएगा। तो बफर विद हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड कंपोनेंट हैव लोअर pH, ये सही कह रहा है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये सही बात है और इसी वजह से ऐसा होता है। तो आंसर 1 समझ में आता है। ये 85 का आंसर फर्स्ट किया जाए,
क्योंकि इसी फॉर्मूले से तो हम ये सोच पाए हैं। बाकी फॉर्मूला डेराइव फॉर्म होता है वैसे भी, लेकिन इस फॉर्मूले से आप ये कह पा रहे हैं कि चूंकि कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो पे डिपेंड करता है, तो ये रेशियो, ये वैल्यू अगर हमारी छोटी होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू होगी 1 से तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सही स्टेटमेंट हम बेसिक बफर में भी अप्लाई करके कर सकते थे, दोनों में सही आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 85, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 85 आपका लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।